आज के व्याख्यान का विषय है संस्कृति एवं पर्यावरण। सभी सुनने वाले लोगों को सादर प्रणाम। प्रिय छात्राओं, यह विषय महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय की महत्वपूर्णता को और प्रासंगिकता को देखते हुए पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लिया गया है। निश्चय ही सरकार की या शिक्षाविदों ने जो इसको पाठ्यक्रम में रखा, तो इस संदर्भ में जो मेरी अवधारणा है वो प्रस्तुत है। यथासाध्य विद्वानों के विचार को आत्मसात किया गया है। संस्कृति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण वैचारिक विधान मूलक शब्द है। इस शब्द के भीतर से केवल अर्थ नहीं निकलता है, बल्कि इसके भीतर से एक संविधान निकलता है। और संविधान का मतलब होता है कि किसी समाज, किसी राष्ट्र का संचालन किस प्रकार किया जाए। संस्कृति शब्द इतने बड़े अर्थ को अपने भीतर सजोए हुए है। संस्कृत शब्द में क्री धातु है, सम उपसर्ग है, घई यानी कि ती प्रत्यय है। क्री का अर्थ करना होता है। कुल मिलाकर के जो अर्थ निकलता है इस शब्द का जो अर्थ निकलता है वो संस्कार होता है। संस्कार, परिमार्जन, प्रकाशन, सजावट, श्रृंगार और भी अर्थ निकलते हैं। इस शब्द के भीतर से जो अनेक प्रकार के अर्थ निकल और सृजित हो रहे हैं वो इस बात के प्रमाण हैं कि यह शब्द केवल अर्थवाची ही नहीं है, बल्कि यह विचार बोधक है, विचारवाची है। विद्वानों ने बहुत सी इसकी परिभाषा की, बहुत सी व्याख्या की। पढ़ने के बाद जो हमारी समझ में बात आई वो ये कि यह उस अवस्था का बोधक है। संस्कृत शब्द उस अवस्था का बोधक है जहाँ समाज अपने जीवन संचालन के लिए बेहतर मूल्य की स्थापना कर लिया हो, एक अच्छे मूल्यों की स्थापना कर लिया हो, अच्छे सिद्धांतों की स्थापना कर लिया हो। यानी कि जब कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र अपने मर्यादित या कहा जाए कि जीवन को संचालित करने वाले उन सारे सत्यों और धर्मों को दृष्टि में रखते हुए जब एक विचार बना लेता है और विचार की परंपरा को आगे की तरफ बढ़ा देता है, बनाता भी है और बढ़ा भी देता है, तो उस वैचारिक परंपरा का नाम संस्कृत कहा जाता है, कल्चर कहा जाता है। जैसे ये व्यक्ति के परख में भी है और समूह के भी परख में है। जब किसी व्यक्ति की अच्छाई का हम चिंतन करते हैं या संकेत करते हैं तो कहते हैं कि आदमी बड़ा संस्कृतनिष्ठ है, बड़ा मर्यादित है, बड़ा संस्कारवान है। ठीक वैसे ही जब
कोई राष्ट्र या कोई समाज अपनी मर्यादा को, प्राणी जगत की मर्यादा को, साधु भाव को स्थापित करके चलना शुरू करता है तो उस यात्रा का नाम संस्कृत कहा जाता है या कल्चर कहा जाता है। पाश्चात्य जगत में इसे कल्चर कहा जाता है। कल्चर के तो बहुत से अर्थ हैं, हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इतनी बात, आज कल्चर भी अत्यंत, इसे संस्कृत शब्द आज बड़ा ही सामान्य हो गया। हर अच्छे कार्य के लिए हम संस्कृत शब्द का नाम लेते हैं। वैसे कल्चर शब्द का भी आदमी बड़ा कल्चर्ड है, बीज बड़ा कल्चर्ड है, खेती कल्चर ढंग से करनी चाहिए। बड़ा यानी कोई भी व्यवस्था, मनुष्य द्वारा कोई भी व्यवस्था जब सुनियोजित, मर्यादित और संस्कारित ढंग से की जाती है, योजना बनाई जाती है, तो पूरी योजना का नाम कहते हैं संस्कृत है। ये इनकी संस्कृत है। यानी किसी भी व्यक्ति या किसी भी समाज के अच्छे संचालन की रीति का नाम संस्कृति है। अब दूसरा जो शब्द है पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ अच्छे संस्कार के लिए अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता होती है। और पर्यावरण शब्द भी बड़ा व्यापक है, बड़ा व्यंजक है। भूमि, जल, पवन, आकाश, अग्नि, ये सारी सत्ताएं पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। या इनसे जो संसार निर्मित होता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। जल का पर्यावरण, मिट्टी का पर्यावरण, पवन का पर्यावरण, अग्नि का पर्यावरण, आकाश का, या कहा जाए कि प्राणी जगत जहाँ से सीधे रस प्राप्त करता है, प्राणी जगत जहाँ से रस प्राप्त करता है, उस रसेश्वर का नाम ही क्या है? पर्यावरण है। रसेश्वर माने केवल सूर्य नहीं, हालांकि सीमित अर्थों में सूर्य को रसेश्वर कहा गया है, लेकिन सच में तो रसेश्वर तो प्रकृति है। और प्रकृति का जो देयमान है या जो उसका विस्तार है, नेचर का जो विस्तार है, उसका नाम क्या है? पर्यावरण है। जहाँ की प्रकृति कमज़ोर होती है, जहाँ की प्रकृति शिथिल होती है, वहाँ का पर्यावरण या प्राणी जगत के जीवन को देने वाले रस पर प्रश्न लग जाता है। यानी कि एक अच्छे संस्कार, एक अच्छे समाज, एक अच्छे व्यक्ति के लिए पर्यावरण का विशेष महत्व है। हम अगर मानव या मनीषा के परंपरा को देखें, मानवीय परंपरा को देखें, खास करके अपने राष्ट्र से देखें, अपने आर्यावर्त की भूमि से देखें, आर्यावर्त के इतिहास से देखें, तो हमारे जो ऋषि रहे या हमारे जो आर्ष पुरुष रहे, जो श्रेष्ठतम विचारक रहे, उन्होंने प्रकृति को अपने जीवन का साध्य माना, साध्य भी माना और प्रकृति को साधन भी माना। प्रकृति को साधन माना और उसी साधन से प्रकृति के साथ साध्य भी किया और अपने जीवन को सफल भी बनाया। कि जब प्रकृति के सारे विधान, प्रकृति जहाँ स्वतः हमें देती है, उदारता के साथ जहाँ देती है, उसकी उदारता के देयमान से हम हर तरह से पुरस्कृत होते हैं, हर तरह से संस्कारित होते हैं, हर तरह से शक्तिवान होते हैं। जहाँ हम प्रकृति से ग्रहण करते हैं, लेते हैं, उससे भी हमारे संस्कार बनते हैं। हम जब कोई चिंतन करते हैं, हम कुछ नया सोचते हैं, हम कुछ भावनाओं के विस्तार के लिए सोचते हैं, हम दया, करुणा, ममता, परोपकार के विषय में सोचते हैं, तो उसका सारा आधार, सारी पृष्ठभूमि हम प्रकृति से लेते हैं, हम नेचर से लेते हैं। हम नेचर से अपने स्वभाव को बनाते हैं।
हम नेचर से अपने स्वभाव को बनाते हैं। हमारा संपूर्ण साहित्य, दुनिया का हर साहित्य, हर लिटरेचर प्रकृति के स्वभाव से संचालित होता है। एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा कि कविता के लिए, पोइट्री के लिए कहा कि रचना के लिए मस्तिष्क और हृदय का निकटतम संबंध और प्रकृति के मनोहर विभूति का साक्षात्कार, यानी कि जो पर्यावरण है उस पर्यावरण से जितना ही आदमी सघन साक्षात्कार करता है उतना ही उसका साहित्य, उसका लिटरेचर उदार होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है। जहाँ का पर्यावरण कमज़ोर है वहाँ का लिटरेचर कमज़ोर है, वहाँ की सोच कमज़ोर है। हमारे आर्यावर्त का पर्यावरण, हमारे आर्यावर्त के जंगल, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, यहाँ की झील, यहाँ की झरने, यहाँ के पठार, सब देने वाले हैं। ये देयमान पर्यावरण यहाँ का रहा है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने सबसे पहले जब अपने वाङ्मय की सृष्टि किया तो इस पर्यावरण की प्रार्थना किया, इस पर्यावरण की प्रार्थना किया। हमारे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अजुर्वेद, उत्तर वेदांत या वाल्मीकि का रामायण या महाभारत या साहित्य या अद्यतन साहित्य, जहाँ प्रकृति की मनोहर विभूति या प्रकृति का जहाँ पर्यावरण अपने पूरे उत्कर्ष के साथ विद्यमान है, जहाँ उसकी सुरक्षा और संरक्षा हो रही है, वह स्थान, वह व्यक्ति, वह समाज, वह राष्ट्र आज भी अपने श्रेष्ठ चिंतन के लिए जाना जा रहा है। अच्छी मिट्टी से जैसे बीज की प्रासंगिकता नहीं होती है, प्रासंगिकता मिट्टी की होती है। संस्कृत एक संस्कार का विचार है, संस्कार का विचार ये गढ़ा नहीं जाएगा, कोई मशीन इसके लिए नहीं है। आखिर में ये अच्छे विचार आते कहाँ से हैं? अच्छा विचार तभी आएगा कि जब विचारक या सोचने वाला संतुष्ट रहेगा। संतुष्ट कब रहेगा? जब उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियों का खुराक, पांचों ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करने वाली संचेतना, सत्ता, व्यवस्था उसके सामने दिखाई देगी, तब उसमें कुंठा नहीं होगी। किसी भी राष्ट्र के कुंठा रहित वाङ्मय की रचना तब होती है जब वहाँ का अच्छा पर्यावरण होता है। जैसे व्यक्ति तब विकास करता है जब उसके अगल बगल का वातावरण कुंठा रहित होता है। हमारे वहाँ ऋग्वेद में पीपल, उसके पहले आस्ट्रिकों से पहले हमारे वहाँ आर्यों के पहले से हमारे वहाँ प्रकृति के प्रति बड़ी आस्था रही है। पीपल की पूजा, हमारे वहाँ बरगद की पूजा, पाकड़ की पूजा, उन वृक्षों की पूजा जो फल देने वाले नहीं हैं लेकिन प्रकृति को नियंत्रित कर रहे हैं, एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, हमें जीवन दे रहे हैं, हमें रस दे रहे हैं। पर्यावरण जहाँ एक तरफ छित जल पावे गगन समीरा पर्यावरण का निर्माण करते हैं, वहीं पर्यावरण छित जल गगन समीरा का भी को क्या होता है? रस देता है, जीवन देता है। इसलिए जब रचनाकार अपनी कृति को देखता है सुंदर है तो और शक्तिवान हो जाता है। जब कृतिकार अपने स्वयं कृति को देखता है और अच्छी होती है तो उसको परम संतुष्टि मिलती है। हमारे जो 5 महाभूत हैं जो पर्यावरण को जन्म देते हैं, जो नदियों को, पर्वत को, पवन को, जंगल को, वनस्पतियों को जन्म देने वाले हैं, जैसे प्राणी जगत, मनुष्य नहीं बल्कि संपूर्ण प्राणी जगत, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीट हो, चाहे पतंगा हो, चाहे जलचर हो, चाहे नभचर हो, चाहे थलचर हो, जो भी हो, स्वेदज, अंडज, पिंडज, उद्भिद, सारे प्राणियों को ये पर्यावरण रस देता है। और जब संपूर्ण प्राणी जगत को रस देने वाला जो स्रोत है वो अगर उत्तम हो जाता है तो वहाँ एक अच्छे वातावरण का, एक अच्छे विचार का जन्म होता है। हम वैश्विक परिधि पर देखें तो हमें इस बात हम इस बात को देखेंगे कि पर्यावरण ने क्या किया। जैसे हम 2 नाम लेते हैं, एक नाम हम ले लें मैसेडोनिया के सिकंदर का और एक नाम हम पोरस का ले लें, पुरु का ले लें। एक
संस्कृत, एक आर्यावर्त का पर्यावरण है और एक आर्यतर पर्यावरण है। वह मुल्क मैसेडोनिया बहुत संपन्न है, लेकिन प्रकृति या पर्यावरण जो व्यक्ति के सोच और विचार में भावनाओं को जन्म देती है। सिकंदर शक्तिशाली था, लेकिन क्रूर था, निर्मम था। वो हत्या करके, विनाश करके, वहाँ का जो पर्यावरण, उसके भीतर सरलता नहीं, मधुरता नहीं, माधुर्य नहीं, वहाँ आम के बागीचे नहीं, वहाँ जामुन के वृक्ष नहीं, वहाँ अमरूद के वृक्ष नहीं, ये जो रसवान प्रकृति नहीं, वहाँ कल कल छल छल करती हुई नदियाँ नहीं, वो झरने नहीं। और यहाँ क्या, आर्यावर्त में क्या था? आर्यावर्त में जीवन के देने वाले सारे उत्तम फल, उत्तम व्यवस्था, उत्तम रस, इसलिए पौरुष शक्तिशाली भी था और उदार भी था। तो वातावरण, पर्यावरण, प्रकृति चिंतन के लिए, मानव संस्कृति के लिए एक अच्छी भूमिका बनाती है। और पर्यावरण ने ही खजूर को महत्व दिया, खजूर को महत्व दिया, उसकी भी पूजा हुई। और अगर हम उसके नुकीली पत्तियों को देखें, उसके रस को देखें, उसके फलों को देखें, तो हमें ये लगेगा कि यह मनुष्य के जीवन को देने वाली अनुपम सत्ता है। इस नाते इस्लाम जगत में उसकी प्रासंगिकता और महत्व, उसी से कहा जाए कि यह पूरा का पूरा जो चिंतन है, जो इस्लाम पंथ है, उसमें एक आस्था की सृष्टि हो जाती है। खजूर आस्था, जो वहाँ के वातावरण के अनुसार, वहाँ के वातावरण के अनुसार उस वृक्ष का जन्म हुआ है और फल दे रहा है। संकेत हमारा ये है कि वहाँ भी पर्यावरण थोड़ा सा कंजूस है, कमज़ोर है, तो वहाँ की दूसरी सोच है, वहाँ की दूसरी व्यवस्था है। एक बात मैं पहले भी कहा हूँ कि भारतवर्ष आर्यावर्त का पर्यावरण, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की प्राकृतिक सुषमा और व्यवस्था ऐसी रही कि कहीं किसी का विरोध नहीं रहा। यहाँ लोगों के भीतर उत्साह है, शक्ति है, लेकिन वह उस उत्साह का प्रयोग सहयोग के लिए करते हैं, उस शक्ति का प्रयोग उपकार के लिए करते हैं, किसी के सहयोग के लिए करते हैं। अपनी बेमानी महत्वाकांक्षाओं की सृष्टि उससे नहीं होती है। हमारे वहाँ आम का फल ये संकेत देता है, ये बताता है कि भूख लगे तो चाहे तोड़ के खा लो, चाहे मार के गिरा लो। वो कहीं विरोध करने वाला नहीं है। हमारे वहाँ नदियाँ ये नहीं कहती कि हमारे जल को कहाँ ले जा रहे हो। हिमालय ये नहीं कहता कि हमारा बर्फ़ पिघल करके कहाँ जा रहा है। वो ये नहीं कहता कि हमारे हृदय प्रदेश में जो उगी हुई बहुमूल्य वनस्पतियाँ हैं, इसे क्योंकि वो ले जा रहा है। वो ये नहीं कहता। पवन ये नहीं कहता कि मैं इस स्थान पर कम चलूँगा, वहाँ ज़्यादा चलूँगा। वो सबको समान रूप से अपनी शीतलता का आभास कराता है। तो एक अच्छे पर्यावरण में ठीक उसी प्रकार जैसे ये पर्यावरण प्रकृति का है, वैसे मनुष्य भी पर्यावरण का निर्माण करता है। जब मनुष्य अच्छे पर्यावरण का दया, ममता, सहयोग, प्रेम, करुणा जैसे वातावरण का, पर्यावरण का जब निर्माण करता है, तो एक अच्छे संस्कृति का, एक अच्छे संस्कार का निर्माण होता है। इस नाते संस्कृत शब्द अगर अपनी अर्थवत्ता को प्राप्त करता है तो अच्छे पर्यावरण में ही प्राप्त करता है। इसलिए संस्कृत शब्द और पर्यावरण दोनों एक दूसरे क्या है, अन्योन्याश्रित। हमारे वहाँ ऋग्वेद में बादल, सूर्य की पूजा, हमारे वहाँ इंद्र की पूजा, जल की पूजा, पृथ्वी की पूजा, आकाश की पूजा, शांति शांति पृथ्वी शांति रापः शांति, यह कह करके पर्यावरण की प्रार्थना की गई है। पर्यावरण को मनाया जाता है,
कि अगर ये संतुष्ट रहेंगे, ये खुश रहेंगे, तो निश्चय ही एक अच्छे संस्कृत का, एक उदारवादी विचारधारा का यहाँ संचालन होगा, जिससे केवल आर्यावर्त नहीं, केवल भारतवर्ष नहीं, केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज ही नहीं, बल्कि पूरे प्राणी समाज का हित होगा, कल्याण होगा। धीरे धीरे जो महत्वाकांक्षी संघर्ष हैं, उन संघर्षों को एक अच्छी संस्कृति, एक अच्छा पर्यावरण क्या करता है, संभाल सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। एक अच्छी संस्कृति और एक अच्छा पर्यावरण जो किसी एक राष्ट्र का होता है, लेकिन उसका प्रभाव दुनिया पर धीरे धीरे पड़ने लगता है। तो निसंदेह पर्यावरण और संस्कृति, ये दोनों क्या हैं, संतुलनवाची शब्द हैं, जो संतुलन करने के लिए क्या है, दुनिया में जाने जाते हैं। 20 मिनट का हुआ है।